नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्रीमती धाबूदेवी मेमोरियल कॉलेज बाड़मेर की इतिहास की लाइव क्लास में। हम पढ़ रहे हैं बीए प्रथम वर्ष की इकाई प्रथम के चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, जिसके नगर नियोजन के विशेष संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं और इसका पतन। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता द्वितीय सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। यह वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन मानी जाती है और यह देश की सुविकसित सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, से ही प्रारंभ होता है। अगर हम कहें कि देश की सुविकसित सभ्यता और संस्कृति का प्रारंभ किससे होता है, तो विद्वानों का मानना है कि देश की सुविकसित संस्कृति और सभ्यता का प्रारंभ इसी हड़प्पा सभ्यता से ही होता है, ऐसा माना जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है। इस सभ्यता को सर्वप्रथम किसने देखा या इस सभ्यता में सर्वप्रथम किसने उत्खनन का कार्य किया, तो निरीक्षण की बात करें या देखने की बात करें तो इस सभ्यता को सर्वप्रथम बात करें वो 1826 ईस्वी में मेसन नामक एक पर्यटक ने, जो एक अंग्रेज पर्यटक था, उसने इन खंडरों को देखा। उसके बाद जो है हड़प्पा के खंडरों को देखा। उसके बाद 1831 ईस्वी में कर्नल बर्न्स ने इस सभ्यता के खंडरों को यानी हड़प्पा के खंडरों को देखा, लेकिन अभी तक जो है कोई उत्खनन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। अभी तक लोग इस सभ्यता से, महत्वपूर्ण सभ्यता से अनजान ही रहे। उसके बाद जो है 1853 और 1856 या 57 में जो है वह अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी इनका निरीक्षण किया, हड़प्पा सभ्यता का, उनके खंडरों का निरीक्षण किया, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर विशेष रूप से कोई उल्लेखनीय उत्खनन कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। इसी के दौरान 1856 ईस्वी में जब लाहौर और कराची तक जो है भारत सरकार द्वारा जो रेल लाइन बिछाई जा रही थी, उस समय ईंटों की आवश्यकता हुई, तो इसी खंडरों से जो है ईंटें निकाली गई। लेकिन फिर भी जो है यह सभ्यता अभी तक इसमें उत्खनन कार्य विशेष नहीं हुआ। लोगों से अनजान रही ये सभ्यता, अनजान ही लोग रहे इनसे। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण उत्खनन कार्य जिनसे इस सभ्यता के बारे में, महत्वपूर्ण सभ्यता के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हुई या महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए, तो वह सबसे पहले जो है 1921 या 20 में उत्खनन हुआ। महत्वपूर्ण उत्खनन यहाँ पे हुआ 1920 में, और इस उत्खनन कार्य को करवाने में महत्वपूर्ण जो थे वह थे दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, जिन्होंने जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण उत्खनन कार्य करवाया और इस हड़प्पा सभ्यता के या हड़प्पा नगर को जो है प्राप्त किया। यहाँ पे नगर के अवशेष प्राप्त किए। और इसके बाद 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा सिंध प्रांत के लरकाना क्षेत्र में उत्खनन कार्य करवाया गया, जहाँ पर जो है मोहनजोदड़ो नगर के अवशेष प्राप्त हुए। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ और महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जानकारी प्राप्त हुई। और उसके बाद जो है उत्खनन कार्य चलते रहे और धीरे धीरे और भी बहुत सारे नगरों में उत्खनन कार्य हुए और नगर मिले, जिनमें जैसे गुजरात का लोथल है, राजस्थान का कालीबंगा है, पंजाब क्षेत्र में भी बहुत सारे क्षेत्र मिले ऐसे उत्खनन कार्य के दौरान, जिनसे इस सभ्यता के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो यह एक नगरीय सभ्यता थी और इसे विद्वान ये भी मानते हैं कि यह एक सुविकसित नगरीय सभ्यता थी।
क्योंकि जो यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए, नगरों के अवशेष प्राप्त हुए, वह पूर्ण रूप से एक विकसित नगर के ही मिलते हैं, जिनसे ये पता चलता है कि यह पूर्ण विकसित नव्यता थी। क्योंकि यहाँ की जो पानी निकासी की व्यवस्था है, जो अवशेष नालियों के अवशेष प्राप्त हुए, मकानों के जो 2 मंजिला या सिंगल मंजिला मकान के अवशेष प्राप्त हुए, छोटे बड़े कमरे, विशाल स्नान गृह, और भी बहुत, जैसे गुजरात के लोथल में गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ, जिनसे व्यापारिक बंदरगाह की जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं हम, यहाँ भी विद्वानों का मानना है कि यह एक विकसित नगरीय व्यवस्था थी। और विद्वानों का ये भी मानना है, क्योंकि यहाँ की जो सफाई व्यवस्था के अवशेष मिले हैं या पानी निकासी के अवशेष प्राप्त हुए, नालियों के अवशेष प्राप्त हुए, उनसे विद्वानों का मानना ये भी मानना है कि जिस प्रकार आधुनिक समय में सफाई व्यवस्था या प्रकाश व्यवस्था के लिए नगर निगम या नगर पालिका जैसी संस्थाएं काम करती है, तो उसी प्रकार उस समय भी कोई ऐसी संस्था रही होगी जो इन सब का देखभाल करती होगी, क्योंकि बिना ऐसी संस्था के ये सफाई की या आदि के कार्य जो है करने संभव नहीं है। तो जो है एक ऐसी संस्थाएं भी रही होगी। तो ये सभ्यता या इस सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था या यह सभ्यता कहाँ तक विस्तारित थी, तो उसके बारे में हम कहें तो यह इसका विस्तार कहाँ तक था, तो इसका विस्तार जो है वह बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र थे। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहाँ तक जो है यह सभ्यता फैली हुई थी। और इस सभ्यता का संपूर्ण आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। विद्वान कहते हैं कि इसका आकार या सभ्यता का जो आकार था, क्षेत्र आकार था, वह त्रिभुजाकार था, और श्री क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ कहें तो श्री रंगनाथ राव इनके अनुसार यह सभ्यता जो है वह 12,99,600 किलोमीटर तक विस्तारित थी। यानी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक यह विस्तारित थी, इस सभ्यता का विस्तार था। और इसके उत्तर दक्षिण की बात करें कि इस उत्तर दक्षिण की, तो जो है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर इसका विस्तार क्षेत्र माना गया, और पूर्व से पश्चिम जो है ये 1600 किलोमीटर माना गया। यानी इसका विस्तार क्षेत्र था उत्तर से दक्षिण 1400 वर्ग किमी और पूर्व से पश्चिम जो है वो 1600 किमी। अब उत्तर का कौन सा महत्वपूर्ण या उत्तरी क्षेत्र कौन सा था, तो उत्तरी क्षेत्र जो है कश्मीर का मांडा, उत्तर में जो उत्तरी क्षेत्र वो कश्मीर का मांडा क्षेत्र, और दक्षिण में जो बात करें, दक्षिण की जो है वह देमाबाद, दक्षिण में द से देमाबाद, और पूर्व में जो है वह आलमगीरपुर जो हिंडन नदी पर स्थित है, यह हिंडन नदी पर, और पश्चिम में जो है वो है सुत्का गेडोर।
जो दाशक नदी के किनारे पर स्थित है। तो इस प्रकार हम कहें कि इसका विस्तार क्षेत्र, हम कहें या विद्वान कहते हैं कि इसका विस्तार क्षेत्र पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के अनुसार इसका आकार त्रिभुजाकार था। और श्री रंगनाथ राव, विद्वान श्री रंगनाथ राव के अनुसार इसका विस्तार क्षेत्र जो है वो 12,99,600 किलोमीटर तक फैला हुआ था। और इसका उत्तर दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण इसका जो है क्षेत्रफल 1400 वर्ग किमी और पूर्व से पश्चिम 1600 वर्ग किमी तक था। अब बात आती है कि यह महत्वपूर्ण नगरीय सभ्यता, इसको उद्भव किसने किया या इनका उद्भव करने वाले लोग कौन थे। तो इनके जो है भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न मत दिए हैं कि इस सभ्यता का उद्भव करने वाले लोग किन लोगों से इन सभ्यता का उद्भव हुआ या विकास हुआ। तो इसमें 3 मत प्रचलित है विशेष रूप से, जिसमें विद्वानों के अपने अपने मत है। तो उद्भव के रूप में हम कहें कि इस सभ्यता का उद्भव करने वाले कौन थे, तो 3 मत है इसमें। एक है विदेशी मत, यानी विद्वानों का मानना है कि इस सभ्यता को पनपाने वाले या विकसित करने वाले विदेशी लोग थे। दूसरा मत है वह है स्वदेशी मत, जिनमें विद्वानों का मानना है कि इस सभ्यता का विकास या उद्भव विदेशियों ने नहीं बल्कि हमारे ही हिंदुस्तान के ही लोगों ने किया। यहीं के लोग थे जिन्होंने इस सभ्यता को पनपाया या विकसित किया। तीसरा मत जो है वह है कर्मिक विकास का, कर्मिक विकास। इस मत के अनुसार इस सभ्यता का कर्मिक विकास हुआ, कर्म से निरंतर धीरे धीरे जो है ये सभ्यता पनपी। अब विदेशी मत, यानी जो विद्वान मानते हैं कि इस सभ्यता का उद्भव विदेशी लोगों द्वारा किया गया, विदेशी लोगों ने इस सभ्यता को पनपाया या विकसित किया। तो ये कौन कौन से थे, तो जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, डी कोसाम्बी जैसे विदेशी मत के अनुसार गार्डन चाइल्ड, डी कोसाम्बी, गार्डन चाइल्ड, डी कोसाम्बी, मार्शल, इनके अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता या जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है, उसके उद्भव या उसको पनपाने वाले विदेशी लोग थे। तो गार्डन चाइल्ड, डी कोसाम्बी, मार्शल के अनुसार इस सभ्यता का विकास विदेशी लोगों ने किया। स्वदेशी की बात करें कि कुछ विद्वान ऐसे जिन्होंने कहा कि ये सभ्यता विदेशी लोगों द्वारा नहीं बल्कि हमारे ही देश के लोगों द्वारा पनपाई गई या विकसित की गई, जिसमें सर्वप्रमुख नाम आता है बीबी लाल का, जिनका मत है कि यह सभ्यता किसी विदेशी द्वारा नहीं पनपाई गई या इस सभ्यता का उद्भव जो है विदेशी लोगों द्वारा नहीं बल्कि हमारे ही देश के लोगों द्वारा किया गया। तीसरा मत जो है वह कर्मिक विकास का, जिसमें अमलानंद घोष, धर्मपाल अग्रवाल, धर्मपाल अग्रवाल और आलचीन दंपति, इनका मत है, इन विद्वानों के अनुसार यह सभ्यता धीरे धीरे यानी कर्मिक रूप से विकसित हुई। तो इस उद्भव के रूप में 3 मत, जिसमें विदेशी मत के अंतर्गत गार्डन चाइल्ड, डी कोसाम्बी, मार्शल, स्वदेशी मत बीबी लाल प्रमुख, और कर्मिक विकास में अमलानंद घोष, धर्मपाल अग्रवाल और आलचीन दंपति। अब इस सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया, इस
हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी, तो उसमें प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे हम बात करें इसकी विशेषताओं की, विशेषताएं विशेषताओं में सबसे प्रमुख विशेषता थी इसकी, एक ये थी नगर निर्माण। नगर निर्माण, इस सभ्यता के अनेक नगरों के पुरावशेष मिले, अवशेष प्राप्त हुए, नगरावशेष प्राप्त हुए, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, ऐसे महत्वपूर्ण नगर जिनके अवशेष प्राप्त हुए, जिनसे देखकर, उन अवशेषों को देखकर विद्वानों का मत है कि यहाँ पर एक नगरीय संस्थाएं थी जो नगर को विकसित करने का काम कार्य करती थी। तो इसकी प्रमुख विशेषता है नगर निर्माण। जो बड़े बड़े नगर प्राप्त हुए, उनके अवशेष प्राप्त हुए, में किस प्रकार से जो है पानी की व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती रही होगी, गलियों किस प्रकार से बनी हुई है, मतलब संपूर्ण एक नगर निर्माण है। तो इनकी प्रमुख व्यवस्था जो है वह नगर निर्माण की व्यवस्था, जिसमें नगरों को विकसित किया गया, प्लानिंग के अनुसार जल निकासी की व्यवस्था की गई, सफाई की व्यवस्था की गई, और मकान किस तरह से जो है उनके मुख्य दरवाजे गलियों सड़कों की तरफ ना खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे, मकानों की लंबाई चौड़ाई, इसके साथ साथ विशाल स्नान गृह, ऐसे बहुत सारी अवशेष, जिसमें तो इस व्यवस्था की बात करें या सभ्यता की विशेषता की बात करें तो इसकी प्रमुख विशेषता थी नगर निर्माण। दूसरी प्रमुख विशेषता जो कहें वह है इसमें दुर्ग या गढ़ी। दुर्ग या गढ़ी यानी जो शासक वर्ग था या प्रशासक वर्ग था, उसका जो दुर्ग बनाया गया था, निवास स्थान बनाया जाता था, वह एक ऊंचे स्थान पर बनाया जाता था, ऊपर की तरफ ऊंचे बना के ऊंचली तरफ, और जो निचला क्षेत्र था वह आम पब्लिक के लिए या जनता के लिए होता था। तो इसकी यह भी विशेषताएं हैं। कहीं पर जो है उस ऐसे भी अवशेष प्राप्त हुए कि जिसे दुर्ग के चारों तरफ गहरी खाई, जिसे पारिक कहा जाता था या पारिक दुर्ग कहा जाता है, ऐसे तो ऐसे अवशेष भी प्राप्त हुए, या दुर्ग की घेराबंदी भी पत्थरों से की गई, ऐसे भी अवशेष प्राप्त हुए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी, वह थी दुर्ग और गढ़ी, जहाँ पर प्रशासक वर्ग रहता था या निवास करता था। तीसरी अगर बात करें इसकी तो है वह है सड़कें और गलियाँ। ये इसकी विशेषता, सड़कें सीधी होती थी जो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, और इन सड़कों किनारे जो मकान बने हुए होते थे उनके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे, और इन सड़कों से जो है किनारे किनारे नालियाँ बनाई जाती थी जिनसे दूषित जल निकास किया जाता था। तो इस प्रकार ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और चौथी अगर बात करें इस सभ्यता की विशेषताओं की तो है वो है विशाल स्नान कुंड। विशाल स्नान कुंड जो प्राप्त हुआ खुदाई के दौरान, तो जिसमें बहुत सारे लोग स्नान कर सकते थे, और उसमें जो है पानी की निकासी के लिए भी एक व्यवस्था की गई थी कि और पानी को भरने की व्यवस्था, किस तरह से नदियों का पानी उसके साथ जोड़ा जाता था और किस तरह पानी को निकालने की व्यवस्था की जाती थी। कितने सारे लोग, बहुत सारे लोग जो उसमें एक साथ स्नान भी कर सकते थे। तो यह भी एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली बात विशेषता की करें तो वह विशेषता है इसकी दूषित जल निकासी व्यवस्था। दूषित जल निकासी व्यवस्था यानी हड़प्पा सभ्यता में जो एक पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता कहा गया है, तो उस नगर नियोजन के अंतर्गत इसमें जिस प्रकार वर्तमान समय में
नगरों को किस तरह से व्यवस्थित बसाया जाता है एक प्लानिंग के अनुसार, और उसके अंतर्गत पानी की, सफाई की, जल निकासी की व्यवस्था कैसे की जाती है। तो उस समय में भी ये दूषित जल निकासी की व्यवस्थाएं थी। नालियाँ, पक्की ईंटों की नालियाँ बनाई जाती थी जिस पर ढका जाता था, और आगे चैम्बर बनाए जाते थे जहाँ पे पानी थोड़ा इकट्ठा होता था या दूषित जल इकट्ठा होता था, और उसके बाद वो मुख्य नाली में जाके मिल जाता था जैसे कहा। तो इस प्रकार हम कहें कि यहाँ पर कि इसकी एक और विशेषता, ये प्रमुख विशेषता, दूषित जल निकासी की व्यवस्था जो खुदाई के दौरान नालियाँ प्राप्त हुई। हाँ, तो ये इनकी मुख्य विशेषताएं थी। अब बात करें इसके पतन की, कि पतन के ऐसी एक सुविकसित सभ्यता जिसका पतन किस प्रकार हो गया, किस प्रकार इसका विनाश हो गया, तो इसके भी भिन्न भिन्न मत है। तो कौन कौन से मत हम देखते हैं कि इसके पतन, जो इसका पतन हुआ इस सभ्यता का, उसके कौन कौन से कारण हैं। तो इनमें अनेक विद्वानों ने अपने मतानुसार अनेक कारण गिनाए हैं, जिनमें से प्रमुख कारण जो है जैसे था, वह एक था आर्यों का आक्रमण, आर्य आक्रमण, आर्य आक्रमण। दूसरा बाढ़, और तीसरा अन्य मत जो है, अन्य मत जिनमें जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन या और भी कई कारण बताए गए। तो आर्यों का आक्रमण, इन विद्वानों का मानना है कि इस सभ्यता का पतन जो है आर्यों के आक्रमण से हुआ। आर्यों ने अचानक इन पर आक्रमण किया और इन आक्रमणों को वो झेल नहीं पाए, और फिर जो है इस सभ्यता का अंत हो गया। तो इसमें जो है राम प्रसाद चंद्रा और गार्डन चाइल्ड और मेके और व्हीलर, यानी इस मत के अनुसार जो है वह है राम प्रसाद चंद्रा, गार्डन चाइल्ड, मेके, व्हीलर आदि प्रमुख जो है जिनका मत है कि इस सभ्यता का पतन या विनाश जो है आर्यों के आक्रमण से हुआ। दूसरा मत जो है वो है बाढ़, की नदियों में बाढ़ आई, और बाढ़ से जो है यहाँ के लोग जो है इनका या इस सभ्यता का विनाश हो गया, क्योंकि बार बार बाढ़ आने से जो लोग फिर इस स्थान को छोड़कर चले गए, जिससे इस महत्वपूर्ण सभ्यता का अंत हो गया। तो बाढ़ को मानने वाले मार्शल, मेके, SR राव आदि, और अन्य मतों में जैसे बात करें मलेरिया महामारी, जिस प्रकार महामारियां फैलती रहती है, तो इसका भी यही कारण, जैसे मोहनजोदड़ो में मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए, हड़प्पा से जो है पोलियो के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इनसे, ऐसी बीमारियों से भी इन विद्वानों का मानना है कि इस सभ्यता का अंत हो गया, जिसमें मलेरिया महामारी के कारण अंत हो गया, जिसे विद्वान कैनेडी ने माना है, और मलेरिया के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। और इसी प्रकार जो है नदियों के मार्ग परिवर्तन को भी माना है, जैसे RS राव ने जो है ये माना कि नदियों से जो मार्ग परिवर्तित हुए, जिनके कारण जो है इस सभ्यता का विनाश हो गया। और इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन भी इस सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके साथ साथ एक और कारण माना जाता है भूतात्विक परिवर्तन और भारी जल पलायन, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। तो ये थे इसके सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण। अगला चैप्टर नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।